This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है हमारा रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम अभी तक देख चुके हैं। देखिए, पिछली क्लास तक हम कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे? दशमलव पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि दो दशमलव संख्याओं का जोड़ या फिर घटाव किस प्रकार से किया जाता है। और इसमें हमने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या देखा था? इन दोनों में ही देखा था कि आपको बस एक नियम याद रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव। बाकी के जो पूरा जोड़ है या फिर घटाव है वह नॉर्मल पूर्ण या फिर प्राकृत संख्याओं की तरह आपका चलेगा। ठीक है। उसके बाद हमने गुणा देखा था। गुणा में हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले आप नॉर्मल गुणा कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि कितने अंकों के बाद आपको दशमलव लगानी है। तो इसे हमने दो स्टेप में ब्रेक कर दिया था या दो स्टेप्स में तोड़ दिया था। पहले आप नॉर्मल गुणा करेंगे सब कुछ को भूलकर, यानी कि दशमलव वगैरह किसी की चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले नॉर्मल गुणा करेंगे, उसके बाद आप दशमलव लगाएंगे कि टोटल कितने अंकों के बाद आपको दशमलव लगानी है। तो चलिए, यहाँ तक हमारा हो गया है। आज हम क्या सीखेंगे कि आखिर दशमलव संख्याओं का भाग किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आपको उत्तर करना है। अच्छा, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक या फिर कैसे इसको जल्दी करते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। तो सभी बच्चे उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 93.67 गुणा 1000, 93.67 इंटू 1000। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। तिरानवे पॉइंट 67 गुणा 1000। चलिए 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 20 सेकंड। टेन सेकंड। जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें अपना। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा तरीका है वह तो है कि हम नॉर्मल गुणा करके, यानी कि 93.67 को यदि मैं 1000 से गुणा करूं तो नॉर्मल हम गुणा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने अभी तक किया था। फिर हमने देखिए दूसरा तरीका क्या सीखा था कि 93.67 है और गुणा दिया है 1000। तो क्यों ना मैं इसकी दशमलव को हटा देता हूँ। तो इसकी दशमलव को हटाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें दो अंक हैं, 6 और 7, तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे। फिर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन? ऊपर आ गया है 93.67, नीचे आ गया है 100 गुणा 1000। अभी देखिए दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, तो ऊपर क्या बचेगा? 93.67 गुणा 10, और नीचे क्या बचा है? 1। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 93.67 और उसके बाद में जीरो, नीचे 1 का भाग देंगे तो यही उत्तर आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 93,670 विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है।
अच्छा देखिए, इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि ये इरेज करने वाला हूं मैं। चलिए देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इस प्रकार के, जिसमें भी आपको दशमलव की संख्या हो और किसी ऐसी संख्या से गुणा किए जा रहे हैं जिसमें कि जीरो है, जिसमें कि जीरो है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जीरो और दशमलव एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं या दुश्मन होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 93.67 है गुणा 1000 है। तो मैं यहाँ से अगर एक जीरो को काटूंगा ना, तो यह दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा। फिर दूसरी जीरो को काटूंगा तो यह इधर आ जाएगा। फिर तीसरी जीरो को काटूंगा तो क्योंकि तीसरा अंक तो है ही नहीं, तो फिर ये एक जीरो लगाने के बाद और इधर आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 9.3 दिया है, इसका गुणा यदि मैं 10 से करता हूँ, तो देखिए आप या तो पहले इसकी दशमलव हटाएं, नीचे 10 लगाएं, फिर 10 को 10 से काटें, वह भी कर सकते हैं। या आपको दिख रहा है यहाँ पे एक जीरो है, तो इस जीरो को आप काटेंगे और इस दशमलव को कहाँ, एक अंक बाद खिसका देंगे, तो आपका 93 उत्तर आ जाएगा। यदि इसी 9.3 की जगह, यदि 9.3 की जगह मान लीजिए आपका 9.3 गुणा 100 होता, तो फिर आप कैसे करते। तो देखिए एक जीरो को काटा, एक दशमलव यहाँ पे आ गया, तो क्या आ गया, ये 93.0, 93.0 लिख रहा हूँ गुणा 10। ठीक है, उसके बाद एक जीरो और काटेंगे तो एक अंक और इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 930। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन था, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते, अगर डायरेक्ट सॉल्व करते, तो देखिए 93.67 गुणा 1000 है। तो सबसे पहले तो दो जीरो को काटूंगा और दो अंक बाद यहाँ लिखूंगा 7 के बाद, तो यह हो गया 93.67 गुणा 10। उसके बाद आपका 10 बचा है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 93,670। तो यह हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। जल्दी से वाई और एन लिख के बताइए कमेंट में, क्या यह ट्रिक आपको समझ में आई। जल्दी से वाई और एन लिख के बताइए कमेंट में। ईमानदारी से लिख के बताना है, यदि समझ नहीं आई है तो एन लिखेंगे, यदि समझ आ गई है तो वाई लिखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कहने का सार यह है कि आप दशमलव का जब जीरो से गुणा करते हैं तो वह एक अंक आगे सरक जाती है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन का उत्तर देंगे जल्दी से। 63.5 है और इसका गुणा मैं 1000 से कर रहा हूं। जल्दी से इसका उत्तर देंगे, इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी से इसका उत्तर देंगे। 63.5 गुणा, कमेंट सेक्शन में ही उत्तर करना है, पोल में नहीं करेंगे। 63.5 गुणा 1000, इसी ट्रिक से करेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताई है। जल्दी जल्दी से आंसर करें कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छे, बाकी बच्चे भी आंसर करें, बाकी बच्चे भी आंसर करें जल्दी से। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखिए हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। 63.5 है गुणा 1000 है, तो मैं एक जीरो को काट रहा हूँ, एक जीरो से यह क्या, एक अंक आगे सरक जाएगा, तो यह तो हो गया है 635 गुणा क्या बच गया है 100। तो यहाँ से 100 से इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 635, और आगे दो जीरो और लग जाएंगी, 63500 हमारा इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए इसके साथ आपके लिए एक और ऐसे क्वेश्चन हो, 4.5 गुणा 400, 4.5 गुणा 400, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। फिर से एक जीरो को काटेंगे, इसे आगे ले जाएंगे, तो यह क्या बचेगा 45 गुणा 40। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई थी कि
प्रकार से देखिए आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आप जितने अच्छे से सॉल्व करेंगे और जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे आपका पूरा क्वेश्चन उतनी ही जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो गणित के अंदर आपको याद रखना है, जितने शॉर्ट तरीके से आप कैलकुलेशन को करेंगे उतनी ही जल्दी आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को यह क्लियर है, समझ में आया? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? वाई और एन लिख के बताएं जल्दी से। सभी बच्चे वाई और एन लिख के बताएंगे ईमानदारी से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए यह क्लियर है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी 93,670। ठीक है, अभी हम देखिए क्या करते हैं। अभी तक हमने सीख लिया है दशमलवों का जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं। अभी हम सीखेंगे दशमलव का भाग कैसे करते हैं। तो देखिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण क्या दिया गया है, 1.6 है, उसमें हमें भाग देना है 2 का। तो चलिए भाग देते हैं, 1.6 में भाग देंगे 2 का। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले जो दशमलव की संख्या है इसे आप परिमेय संख्या में बदल लें। परिमेय संख्या से क्या मतलब है मेरा, कि इसकी दशमलव को आप हटा लीजिए। तो चलिए 1.6 की दशमलव को हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे, दशमलव को हटाया, नीचे 1 लगाएंगे। अब 1 कहाँ पे लगाएंगे, पहले से 2 है तो इसके गुणा में हम 1 लिखेंगे। इसके बाद कितने अंक हैं, 6 है, एक ही अंक है, तो इसका मतलब 1 0 लगाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 16/2 गुणा 10। 16/2 गुणा 10। एक बार फिर से समझेंगे, देखिए क्या किया है। जो भी आपको दशमलव की संख्या दी गई है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 1.6/2 दिया गया है। तो हमें दशमलव संख्या में भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे, नीचे क्योंकि पहले से एक संख्या है तो उसके गुणा में बाकी की संख्या आएगी। ठीक है, तो 2 के गुणा में हम क्या लिखेंगे, दशमलव हटाया, 1 लगाया। उसके बाद कितने अंक हैं, एक ही अंक है केवल 6, तो नीचे एक ही 0 आएगा। तो हमने क्या लिखा, 16/2 गुणा 10। ठीक है, तो अभी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 16/20। अब अगर आप इसे चाहें तो आप देखिए इसे 2 से काट भी सकते हैं। 2 8 16 और 2 धाई के 20। तो यह क्या आ गया है, 8/10। यह आ गया है 8/10। और फिर अगर आप चाहें तो देखिए नीचे 10 100 1000 10,000 इस प्रकार की संख्या है। तो नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो ऊपर एक अंक के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं। यानी कि एक जीरो को इसको हटाऊंगा, ऊपर एक अंक, 8 के बाद दशमलव लगा दूंगा यहाँ पर। तो 0.8 मेरा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो वो एन लिख सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, केवल 2 ही बच्चों ने कमेंट किया है। अच्छा देखिए, अगर समझ नहीं आया है तो ठीक है, और भी कोई बच्चा है क्या जिसको समझ नहीं आया है? अच्छा, बलजीत चांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार ये आप बताएंगे आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है? सर लास्ट से समझ नहीं आया। अच्छा, लास्ट में समझ नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक समझ आया ना, 8/10 कैसे आया ये? यस सर। ठीक है, तो देखिए 8/10 आने के बाद हमने पढ़ा था कि यदि नीचे आप किसी भी भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं। अब या तो आप इसको डायरेक्ट देखिए भाग दे सकते हैं। 10 में अगर मैं 8 का भाग दूंगा तो 8 में भाग नहीं जाएगा 10 का, और मेरे पास कोई और अंक भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा और यहाँ पर जीरो को उतारूंगा। फिर कितना आएगा, 10 8 80। तो मेरा इस बार भाग चला गया, 80 में से 80 गया तो जीरो आएगा। तो मेरा उत्तर क्या आया, 0.8। तो यहाँ से मेरा उत्तर आ गया है 0.8 मेरा सही उत्तर है। ठीक है, अभी समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है क्या? वाई और एन लिख के बताइए। बहुत अच्छे, ठीक है।
तो देखिए इस तरीके से आप दशमलव का भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखकर आपको दिखाया गया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, यह जो दशमलव की संख्या है इसको परिमेय संख्या में बदला है। उसके बाद हमने भिन्न रूप में बदला है, परिमेय संख्या यानी कि भिन्न रूप में हो गया है, जो हमारा 8/10 आया। उसके बाद फिर से इसे दशमलव के रूप में बदला है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है, 193.6/11। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले आप इस दशमलव को हटा के बताइए कि हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले इस दशमलव को हटा के बताएंगे कि हमारे पास क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में उत्तर करेंगे। 193.6/11 है, यदि मैं इसमें से दशमलव को हटाऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा। पहली स्टेप के बाद हमारा क्या बचेगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। वन 193.6/11 है, यदि मैं दशमलव को हटाता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए ईमानदारी से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए, तो चलिए इसकी दशमलव को हटाते हैं सबसे पहले। तो हमें क्या दिया है, 193/11 दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, इस दशमलव को हटाया, नीचे गुणा में क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, और नीचे 6 है, ऊपर 6 है, यानी कि एक ही अंक है दशमलव के बाद, तो नीचे एक 0 आएगी। तो मेरा क्या आ गया है, एक 1936/110। 1936/110 आ गया है। तो अब क्या कर सकते हैं, या तो अगर अब मैं चाहूं तो इसमें भाग भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 11 से एक बार भाग दे के देखता हूँ। दोनों में ऊपर और नीचे 11 से काट रहा हूँ। तो देखिए 11 से यह तो कट जाएगा 10 बार। ऊपर देखते हैं क्या कटेगा क्या 11 से, तो 1936 में हम 11 से भाग देंगे। तो देखिए 11 एकम 11, 19 में से 11 गए तो 8 बचे। फिर इस 3 को उतारा तो 11×7 77। फिर 83 में से 77 गए तो 6 बचेगा। फिर से इस 6 को उतारा तो 11×6 66। 11×6 66, 66 में से 66 जाएगा, 0 बचेगा। तो 11 से 1936 कितनी बार कट रहा है, 176 बार कट रहा है। तो मेरा क्या उत्तर आएगा, 176/10। और देखेंगे अगर आप फिर से, तो देखिए फिर से हमारा नीचे 10 आ गया है, यानी कि एक 0 है। तो मैं फिर से इसमें भाग दे सकता हूँ, या फिर जिस भी बच्चे को डायरेक्ट दशमलव लगाना आता है वह डायरेक्ट दशमलव भी लगा सकता है। क्योंकि नीचे एक 0 है तो ऊपर एक अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे, यानी कि 17.6 हमारा उत्तर आएगा। या फिर किसी बच्चे को डायरेक्ट दशमलव लगाना नहीं आता है तो 176 में वह 10 से भाग देगा। तो देखिए 10 एकम 10, 17 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर हम 6 को उतारेंगे तो 10×7 70। फिर 76 में से 70 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब हमारे पास कोई और अंक नहीं है तो हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 लिखेंगे। तो 10×6 = 60। तो अब 60 में से 60 जाएगा तो 0 बचेगा। और यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आया, 17.6। तो आप भाग विधि के द्वारा भी दशमलव लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दशमलव का भाग कर सकते हैं। क्लियर है क्या सभी बच्चों को, जल्दी से बताइए वाई और एन लिख के। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, और कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो कि कमेंट नहीं करे या फिर जिसको समझ में नहीं आया है और वो जबरदस्ती के वाई कमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है, 17.6 हमारा इसका सही उत्तर आ गया है। देखिए अभी आप अगर नोटिस करेंगे तो हमारा सारे क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो हमारी ऊपर दशमलव थी, यानी कि पहले क्या था, 193.6 था और नीचे 11 है, यानी कि ऊपर वाली संख्या में दशमलव है।
मान लीजिए यदि नीचे वाली संख्या में दशमलव होती है, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन है 196/19.6। ठीक है, अगर नीचे वाली संख्या में दशमलव होती है तो क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान से समझिए, पहले हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से दशमलव हटाते हैं और इसके नीचे एक लगाया और एक अंक है तो इसके एक अंक बाद जीरो लगाई। अभी अगर नीचे दशमलव की संख्या है और हमें नीचे से दशमलव हटाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से दशमलव हटाया, ऊपर एक लगाया और नीचे एक अंक है तो इसके एक अंक के बाद ही जीरो लगाई। तो यानी कि अगर ऊपर दशमलव है तो हम नीचे जीरो लगाएंगे, नीचे दशमलव है तो हम ऊपर दशमलव लगाएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा ये देखिए, 196 गुणा 10 बटा 196। 196 से 196 कट जाएगा तो हमारा 10 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्या यह सभी बच्चों को समझ में आया कि यदि नीचे दशमलव होगी तो कैसे भाग होगा? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या यह सभी बच्चों को समझ में आया? बहुत ही आसान है, यदि हमारी ऊपर दशमलव है तो आप नीचे जीरो लगाएंगे और यदि नीचे दशमलव की संख्या दी गई है तो हम ऊपर जीरो लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अभी हम एक और टाइप का देखते हैं। अभी तो हमने देखा, देखिए या तो ऊपर दशमलव हो या फिर नीचे दशमलव हो। अभी मान लीजिए यदि ऊपर और नीचे दोनों ही जगह दशमलव हो, यानी कि कुछ क्वेश्चन हमारा इस तरह का है, एक तो है 19.6 और इसमें मुझे भाग देना है 1.96 का। मान लीजिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जहां पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही दशमलव की संख्या है, तो आप कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। आप देखिए पहले किसी भी संख्या का दशमलव हटा लीजिए। मान लीजिए मैं इस संख्या का हटाता हूं तो कैसे हटाऊंगा? इस संख्या का हटाया, नीचे एक लगाया और इसके बाद एक अंक है तो जीरो लगाया। तो हमारा क्या आ गया है? 196 बटा 1.96 गुणा 10। इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 10 का गुणा 1.96 से कर सकते हैं, या फिर आसान यह रहेगा कि आप नीचे से भी दशमलव हटा लीजिए। तो मैं नीचे से दशमलव हटाऊंगा तो देखिए दशमलव हटाया, ऊपर एक लगाया, इसके बाद कितने अंक हैं? एक और दो, दो अंक है तो ऊपर दो जीरो लगा दूंगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया है अब? 196 गुणा 100 बटा 196 गुणा 10। तो देखिए 196 से 196 गया, 10 से ये एक जीरो गया, तो हमारा उत्तर क्या आ गया? ऊपर 10 हमारा उत्तर बच गया है। इसका मतलब 10 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो देखिए समझने की बात यह है कि जहां भी आपको दशमलव दिए जाते हैं बस आपको दशमलव हटाने हैं। यदि ऊपर दिए जाते हैं तो आप नीचे जीरो लगा के हटा सकते हैं। यस, लॉविस कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए। सर एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देते हैं, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि यदि ऊपर दशमलव होती है तो हम नीचे जीरो लगा देते हैं, नीचे दशमलव होती है तो ऊपर जीरो लगा देते हैं। लेकिन यदि दोनों जगह जीरो हुई, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह का ही है, इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ दशमलव है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम दोनों जगह से दशमलव हटा देंगे। पहले ऊपर से हटाया तो क्या होगा? ऊपर से देखिए दशमलव हटाया, नीचे क्या एक लिखेंगे और एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे एक जीरो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे। चलिए अगली स्टेप में कर लेते हैं। 193 और 6 आया ऊपर, ऊपर कितना आया? 1936, नीचे कितना बचा? 19.36 गुणा 10। अभी नीचे वाली संख्या से दशमलव हटाते हैं तो यह दशमलव हटाया तो ऊपर कितना? एक आएगा। फिर कितने अंक हैं दशमलव के बाद? एक और दो, दो अंक हैं तो क्या लिखेंगे? दो जीरो लिखेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है? 1936 गुणा 100 बटा 1936 गुणा 10। तो देखिए 1936 से 1936 कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गई है तो ऊपर क्या बचा? 10 और नीचे क्या बचा? एक। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 10 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी समझ में आया आपको? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे ईमानदारी से। सभी बच्चे बताएंगे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है?
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यह क्लियर है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। क्वेश्चन नंबर 88 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। एक सौ नवासी दशमलव छह में आपको भाग देना है 12 का। यू हैव टू डिवाइड वट 189.6 बाई 12। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। जो स्टेप्स आपको बताई गई हैं उनको फॉलो करेंगे। पहले दशमलव को हटाएं, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें। 189.6 उसमें हमें भाग देना है 12 का। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं। 10 सेकेंड, 10 seconds रिमेनिंग। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। 189.6 में हमें क्या करना है, 12 से भाग देना है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। ऊपर से दशमलव हटाया, नीचे एक लगाया, इसके बाद एक अंक है तो एक जीरो लगाया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है, 1896/120। ठीक है। अच्छा देखिए इस तरह की जो भी हमारी, जैसे यहाँ पे 120 है, तो यहाँ पे क्या यह 12 से आसानी से कट जाएगा सीधा सीधा। तो आप कोशिश कीजिए सबसे पहले 12 से काटने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे पहले 2 से काट रहे हो, फिर से 2 से काटें, फिर 3 से काटें, तो वह थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप डायरेक्ट 12 से काटने की इसे कोशिश करें। तो देखिए 12 से नीचे वाली संख्या तो कट जाएगी, हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या ऊपर वाली संख्या भी कट रही है क्या। तो 1896 में मैं 12 का भाग देता हूँ। देखिए 12 एकम 12, 18 में से 12 घटाऊंगा तो 6 बचेगा, 9 को उतारूंगा, फिर क्या आएगा, 12 पंज 60। तो 69 में से 60 को घटाएंगे तो कितना 9 बचेगा, और यहाँ से यह 6 आएगा। फिर आएगा आपका 12 पंज 60, 12 छिंगी 72, 12 सात 84, 12 आठ 96, 96। तो 96 माइनस 96 करेंगे तो जीरो आएगा। तो कितनी बार कट रहा है, 158 बार।
तो इसका मतलब 12 से मैं इसे काटूंगा तो यह तो 10 बार कटेगा, क्योंकि 12 धाम के 120। ठीक है, और यह कितनी बार कट रहा है? 158 टाइम्स। तो हमारा क्या आ जाएगा? 158 बटा 10। अब अगर जिन बच्चों को डायरेक्ट दशमलव लगाना आता है वो तो लगा सकते हैं, नीचे एक जीरो है, ऊपर कितना आएगा? एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 15.8 आ जाएगा। या फिर जिनको नहीं आता वह भाग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। 10 का भाग देंगे किसमें? 158 में। तो देखिए 10 एकम 10, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर हम 8 को उतारेंगे, 10 5 50, फिर 58 में से 50 जाएगा तो कितना? 8 बचेगा, कोई और अंक है नहीं तो क्या करेंगे? दशमलव का उपयोग करेंगे और जीरो लगाएंगे। 10 8 80। तो इस बार हमारा भाग चला गया है, जीरो हो गया है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 15 मतलब 8, ऑप्शन ए। किसी बच्चे ने अपना नीला शर्मा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आप अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 88, इसका उत्तर कैसे आया? ऑप्शन ए 15.8। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? कमेंट करके बताइए वाई और एन लिख के। नॉर्मल जैसे हमने अभी तक के क्वेश्चन समझे हैं, सेम वही प्रोसेस, वही तरीका हमने अपनाया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, तो इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए 15.8। क्वेश्चन नंबर 89। देखिए इसमें आपको दोनों साइड दशमलव दी गई हैं, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड, यानी कि अंश में भी दशमलव है और हर में भी दशमलव है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आपको बता दिया गया है। ध्यान से सॉल्व करेंगे, गलती नहीं करेंगे। ऑप्शंस को देखेंगे आप, गलती होने के बहुत ज्यादा चांस हैं, इसलिए गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। पहले ऊपर और नीचे दोनों की जगह की क्या हटाएंगे? दशमलव हटाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद नॉर्मल भाग बचेगा, फिर उस भाग को हल करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करिए। 8.64 में भाग देना है आपको 0.24 का। यस, दीपा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? दीपा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? आपने अनम्यूट किया था। यस, नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो सभी बच्चे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से करना है, दशमलव हटाते टाइम गलती नहीं करनी है। वेरी गुड, बच्चों के उत्तर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखिए मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे गलती भी कर रहे हैं, गलती नहीं करें, ध्यान से उत्तर करें। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं आपके पास। देखिए मैं आपको काफी टाइम दे रहा हूँ अभी सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। पहले स्पीड हम थोड़ा बाद में तेज कर लेंगे, लेकिन अभी आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। 30 सेकंड और हैं आपके पास। ट्वेंटी सेकेंड।
20 सेकंड और बचे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करें और आंसर करें पोल सेक्शन में। टेन सेकेंड। 10 सेकंड और हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में वो उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8.64/0.24। इसे हमें सॉल्व करना है। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे और अपनी स्क्रीन पर और ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए इसमें अंश और हर दोनों में ही दशमलव है, तो हम कैसे दशमलव हटाएंगे। पहले ऊपर से दशमलव हटाते हैं। तो ऊपर से दशमलव हटाया, नीचे एक लगाया। ऊपर कितने अंक हैं, 2 अंक है, 6 और 4। 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लगाएंगे। तो हमारा क्या आ गया है अभी तक, ऊपर तो 864 आ गया है क्योंकि दशमलव हट गई है। नीचे क्या आ गया है, 0.24 गुणा 100 आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे, अब नीचे की दशमलव भी हटाएंगे। चलिए नीचे की दशमलव हटाएंगे तो आप सभी कमेंट में बताएंगे ऊपर कितने से गुणा करूं मैं, ऊपर कितने से गुणा होगा। नीचे यदि दशमलव हटाएंगे 0.24 में से, तो ऊपर कितने से गुणा होगा। सभी बच्चे बताइए कमेंट करके। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो देखिए 0.24 अगर मैं यहाँ से दशमलव को हटाता हूँ, तो दशमलव हटाया, ऊपर एक लगाया, फिर यहाँ कितने 2 अंक हैं, तो ऊपर 2 जीरो से गुणा होगा। तो क्या हो गया है मेरा क्वेश्चन, 864 गुणा 100 बटा, जीरो आगे है, आगे की जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो इसे मैं 24 लिख सकता हूँ, 24 गुणा 100। तो देखिए इस 100 में से यह 100 कट गया है, तो क्वेश्चन क्या बचा, 864/24। 864/24। अभी अगर आप चाहें तो देखिए डायरेक्ट 24 का आप भाग दे सकते हैं 864 में। ठीक है, तो चलिए एक बार भाग दे के देखते हैं। अच्छा, कोई भी ऐसा बच्चा है क्या, ईमानदारी से बताएंगे, जिसे कि 24 का भाग नहीं आता है, 24 का पहाड़ा याद नहीं है। कोई भी ऐसा बच्चा है ईमानदारी से, तो वाई लिख देंगे। कोई भी ऐसा बच्चा है क्या जिसे 24 का पहाड़ा नहीं आता है, अगर ऐसा कोई भी बच्चा है तो वाई लिखेंगे। ठीक है, चलिए हो सकता है देखिए आप में से कुछ बच्चे हो जिनको कि 24 का पहाड़ा नहीं आता है। तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 से करेंगे 24 को तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। और ऊपर अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया है, 432/12। अभी मुझे उम्मीद है कि 12 का पहाड़ा तो सबको आता होगा। यदि आपको अभी 12 का भी नहीं आता है, तो आप आगे और इसे तोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 से डिवाइड किया, आप फिर से इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 432 में मैं अभी भाग दे रहा हूं डायरेक्ट 12 का। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 43 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। और इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 12 छिंगी 72। तो हमारा उत्तर क्या हो गया है, 72 में से 72 जाएगा तो जीरो बचेगा, यानी कि 36। 36 ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 36 विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया 36 इसका उत्तर कैसे आया, कमेंट में बताइए। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ऑप्शन डी 36 कैसे आया। सभी बच्चे जो कि स्टार्टिंग से क्लास अटेंड कर रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखिए हो सकता है जो बच्चे बीच में जुड़े हैं क्लास में उनको कुछ समस्या आ रही हो, तो वो एक बार कल जो आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी सुबह, उस रिकॉर्डिंग को आप पूरे ध्यान से अच्छे से देखेंगे। फिर यदि आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे डाउट पूछेंगे अगली क्लास में।
ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन डी 36। इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी 36। ठीक है, चलिए अभी हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, परिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर, जिसे हम इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। अभी यह नंबर क्या होते हैं, तो चलिए इन्हें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते थे, और इसे हमने क्या देखा कि यह एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 और आगे तक चलते रहते हैं, यह होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। उसके बाद इसके हमने देखा था पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या में हमने देखा था, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, कि प्राकृत संख्याओं में जीरो भी और काउंट हो जाता है, यानी कि यह जीरो से शुरू होती हैं और आगे तक चलती रहती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 इत्यादि। उसके बाद हमने देखे थे पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। पूर्णांक में हमें ऋणात्मक संख्या भी मिल जाती है और साथ में पूर्ण संख्या तो होती ही है, यानी कि जीरो भी होता है और हमारी पूर्ण धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो इन तीनों प्रकार की संख्याओं के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि आखिर हमारी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, हमने p बटे q के रूप की संख्या पढ़ी थी, जैसे कि हमने 1/12, 5/6 इस प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिन्हें हम क्या कहते थे, भिन्न कहते थे, या इंग्लिश में जिन्हें हम क्या कहते थे, फ्रैक्शन। तो इसी प्रकार की p बटे q के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती है, उन्हें हम परिमेय संख्याएं भी कहते हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स भी कहते हैं, जहां पर p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि सर कुछ कुछ समझ आया है और कुछ कुछ समझ नहीं आया, तो देखिए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 5/6, तो क्या यह हमारी p बटे q के रूप की एक संख्या है? बिल्कुल। p बटे q के रूप में अगर मैं लिखता हूं इसे, तो देखिए एक हमारी ऊपर संख्या है जो कि क्या है, p है, और नीचे भी एक संख्या है जो कि क्या है, q है। तो p यहाँ पे आ गया है 5, q आ गया है हमारा 6। और हमारी परिभाषा क्या कहती है परिमेय संख्या की, कि p बटे q के रूप में जो संख्या लिखी जा सकते, जहां पर p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए। तो मैं देखता हूं क्या p और q मेरे पूर्णांक हैं? बिल्कुल, p हमारा 5 है और q हमारा 6 है। तो हम जानते हैं 5 भी पूर्णांक होता है और 6 भी एक पूर्णांक होता है। तो 5 और 6 दोनों ही हमारे पूर्णांक हैं, और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और q जीरो के बराबर है भी नहीं, यह 6 के बराबर है। तो यह हमारी एक परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए -3/-4 दिया है, तो हम देखते हैं क्या यह p बटे q के रूप की संख्या है क्या? बिल्कुल। p देखिए, p क्या है, p हमारा यहाँ पे -3 है, q क्या है, -4 है। तो हमें क्या बताया गया है परिभाषा में, p और q पूर्णांक होने चाहिए। p भी पूर्णांक है -3, q भी पूर्णांक है -4। तो इसका मतलब, और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर है भी नहीं। q -4 के बराबर है, ना कि जीरो के बराबर। तो इसका मतलब यह भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, देखिए हमारी और कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हो सकती है। मान लीजिए इस तरह की कोई संख्या है, दशमलव संख्या 5.6। क्या यह हमारी एक परिमेय संख्या है? देखिए, देखने से तो नहीं लगता कि यह एक p बटे q के रूप की संख्या है, क्योंकि नीचे q है ही नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, 5.6 में यदि दशमलव को हटा देता हूँ, 5.6 में से दशमलव को हटा दूं, तो क्या बचेगा, दशमलव हटाया, नीचे एक लगाया, एक अंक है, एक अंक के बाद जीरो आई। तो 5.6 को मैं 56/10 लिख सकता हूँ, जो कि हमारी कैसी होगी, एक p बटे q के रूप की संख्या होगी। तो इसका मतलब p 56 है, q 10 है, और p और q हमारे पूर्णांक हैं 56 और 10, और q भी जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यह भी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आपको डेफिनेशन समझ में आई, आखिर परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वाई और एन लिख के बताएंगे कमेंट में कि आखिर हमारी परिमेय संख्याएं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे क्लास छोड़कर जा रहे हैं, क्लास छोड़कर नहीं जाना है, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए यह समझ में आया। तो अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूं -5। तो देखिए -5 क्या मेरी एक परिमेय संख्या होगी क्या? यदि हम देखें p बटे q के रूप में, तो q तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए ध्यान से, मैं -5 को क्या लिख सकता हूँ? -5/1, यानी कि -5 में मैं 1 से विभाजित कर सकता हूँ, क्योंकि इसका उत्तर भी -5 ही आएगा। तो इस बार यह p बटे q के रूप की मेरी संख्या बन गई है, जहां पर p -5 है, q 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया है? p -5 है, q हमारा 1 है, और दोनों ही कैसे हैं? पूर्णांक हैं। इसका मतलब यह भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या देखते हैं, उसके अलावा मान लेता हूं √4। तो √4 का मैं पूरा पूरा मान निकाल सकता हूं। √4 मेरा क्या होता है? आप सभी को पता होगा, √4 मेरा 2 होता है। तो देखिए फिर से 2 आ गया, यानी कि पूर्णांक है। तो यह हमारा -5 की तरह ही आ गया, 2 भी। 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/1 लिख सकता हूँ, और यह भी मेरी p बटे q के रूप की ही एक फॉर्म आ गई है, जहाँ पे p 2 है, q 1 है। तो इसका मतलब यह भी मेरी परिमेय संख्याएं होंगी। तो देखिए परिमेय संख्याएं हमारी कौन सी होती है? जो या तो नॉर्मली p बटे q के रूप में दी गई हैं, जैसे कि 5/6, -5/3, 2/4, या फिर जो पूर्णांक दिए गए हैं, -5, -6, 3, 2, या फिर दशमलव की संख्या हो गई है, 2.1, 5.67, या फिर अंडर रूट वाली संख्या जिनका की पूरा मान निकाला जा सकता है, जैसे √4, √9 इत्यादि। यह सभी ही हमारी कैसी संख्याएं होती हैं? सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या हमारी जीरो भी एक परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल, जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, जहां पे क्या है, p और q के फॉर्म के रूप में आ गई है। p 0 हो गया है और q 1 हो गया है। तो अगर आप डेफिनेशन से देखेंगे ना, तो हमारा q 0 नहीं होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, p और q पूर्णांक होने चाहिए। इसमें भी हमारे p और q पूर्णांक हैं, 0 और 1 है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा q तो 1 है, p 0 है। तो इसका मतलब 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ऐसी कौन सी संख्या है जो कि परिमेय संख्या नहीं है? यहाँ पर तो दिख रहा है कि लगभग लगभग सारी ही परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए, इस तरह की संख्या जिसके हर में 0 हो, मान लीजिए 1/0, 5/0, यह परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इनको अगर मैं p बटे q के रूप में लिखता हूं, देखिए p बटे q के रूप में, तो p तो 5 है, q हमारा क्या है? 0 है। और हमारी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि q आपका 0 नहीं होना चाहिए। यह जो सिंबल है ना, इस तरह का जो चिन्ह है, देखिए इस तरह का चिन्ह होता है बराबर, यानी कि होना चाहिए बराबर। और जब ये डंडा और लग जाता है, इसका मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लिख के दिया गया है? q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जबकि आप देखेंगे तो हर जो है वह 0 के बराबर है। तो यह परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। इसके अलावा मान लीजिए √2 है, √3 है, इनका हम फिक्स मान नहीं निकाल सकते हैं। इनका क्या फिक्स मान नहीं निकाला जा सकता? जैसे कि √4 का निकाला जा सकता है, 2 होता है, √9 का निकाला जा सकता है, 3 होता है। उस तरीके से इनका फिक्स मान नहीं निकाला जा सकता, इसलिए यह हमारी परिमेय संख्याएं नहीं होगी। बाकी की और सभी प्रकार की संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी, कौन सी नहीं होगी? कमेंट करके बताइए y और n लिख के, क्या परिमेय संख्याएं सभी को क्लियर हैं? ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे क्या सभी बच्चों को समझ में आया? y और n लिख के बताएं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए आपको क्या उदाहरण लिख के बताया गया है, 3/5, 9/2, 11/13, यह सभी तो परिमेय संख्याएं हैं। यह तो नॉर्मली हमको p बटे q के रूप में लिखकर दी गई है। जहां पर आप देखेंगे तो देखिए सभी तो पूर्णांक है, इसमें भी p और q पूर्णांक है, और q किसी में भी 0 नहीं है। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 5 है।
तो इसका मतलब यह है सभी हमारी p बटे q के रूप की है और हमारी सभी परिमेय संख्याएं हैं। चलिए अभी आपसे मैं एक एक करके इन उदाहरणों के बारे में पूछूंगा, आपको बताना है कौन सी परिमेय है कौन सी नहीं है। यदि है तो आप y लिखेंगे, नहीं है तो आप n लिखेंगे, ठीक है। और जल्दी बताना है क्योंकि बहुत आसान है। चलिए पहले बताएंगे 4, क्या यह हमारी परिमेय संख्या है? 4 के बारे में बताएंगे, क्या यह हमारी परिमेय संख्या है? y और n लिख के बताएं जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या 4 हमारी परिमेय संख्या है। देखिए इसका मतलब यह है कि आपने बातों को ध्यान से नहीं सुना है, क्योंकि कुछ बच्चे y लिख रहे हैं, कुछ बच्चे n लिख रहे हैं। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या 4 हमारी एक परिमेय संख्या है? तो देखिए 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4/1, क्योंकि 1 का मैं किसी में भी भाग दूंगा मुझे वही संख्या प्राप्त होगी, 4 ही प्राप्त होगा। और 4/1 हमारे p बटे q के रूप की एक संख्या है, जहां पर p हमारा 4 है, q हमारा 1 है। p हमारा 4 हो गया है, q हमारा 1 हो गया है। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? p और q पूर्णांक होने चाहिए, जो कि है भी, 4 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। और q 0 नहीं होना चाहिए, और नहीं भी है, यहाँ पर q क्या है? 1 है। इसका मतलब यह सारी डेफिनेशन को संतुष्ट कर रहा है, तो यह हमारी एक परिमेय संख्या होगी। और मैंने आपको बताया भी था कि प्रत्येक पूर्णांक हमारी परिमेय संख्या होती है, तो 4 हमारी एक परिमेय संख्या होगी। चलिए 4 तो परिमेय संख्या हो गई। सेकंड ऑप्शन -7/8, क्या -7/8 हमारी परिमेय संख्या है? y और n लिख के बताइए जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे, बहुत ही आसान है यह तो। -7/8, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल, तो देखिए -7/8 तो हमें दी ही गई है। मैं नीचे लिख रहा हूँ -7/8 तो हमारी p और q के रूप की ही एक संख्या है, p बटे q की, जहां p क्या है हमारा -7, q क्या है 8। तो p हमें दिया गया है -7, q हमें दिया गया है 8। और हम देखते हैं p और q दोनों ही पूर्णांक हैं, यानी कि इंटीजर्स भी हैं। और q हमारा 0 के बराबर भी नहीं है। q किसके बराबर है? 8 के बराबर है। इसका मतलब -7/8 भी हमारी परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसे संतुष्ट कर रहा है, तो यह भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, 1.5। 1.5 क्या यह हमारी एक परिमेय संख्या है? y और n लिख के बताइए। 1.5 क्या यह हमारी एक परिमेय संख्या है? सभी बच्चे उत्तर करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए 1.5 को भी देखिए अभी तो नहीं लग रहा है कि यह p बट्टे q के रूप की है, लेकिन यदि मैं इसमें से दशमलव हटाता हूँ, दशमलव हटाया, नीचे 1 लगाया, फिर 0 भी लगाई, क्योंकि इसके बाद एक अंक है, तो 15/10 आया, जो कि हमारी कैसी है? p बटे q के रूप की एक संख्या है, जहाँ पे p 15 है और q हमारा 10 है। तो हम देखेंगे दोनों ही पूर्णांक भी हैं और q 0 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब q 0 के बराबर नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, तो 1.5 भी हमारी परिमेय संख्या है। चलिए फोर्थ लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या √5 हमारी एक परिमेय संख्या होगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या √5 हमारी एक परिमेय संख्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए क्योंकि बताया गया था √2, √3, √5 इस प्रकार की संख्याओं का हम फिक्स मान नहीं निकाल सकते हैं, और इसीलिए यह परिमेय संख्याएं भी नहीं है। अगर हाँ इसकी जगह पे √4, √9 होते तो वह परिमेय संख्या होती, क्योंकि उनका मान निकाला जा सकता है।
जैसे √4 का मान क्या होता है, √4 का 2 होता है, √9 का 3 होता है। तो यह तो हमारे पूर्णांक ही आ जाते, और हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो √5 हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यह आपके उत्तर हैं इनके। 4 भी है, -7/8 भी है, 1.5 भी है, और √5 नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, एक नोट था जो कि आपको पहले से ही बता दिया गया है कि जो शून्य है या फिर 0 है, वह हमारी एक परिमेय संख्या होती है। शून्य हमारी परिमेय संख्या होती है, लेकिन जिसके हर में शून्य हो, जैसा कि 1/0, -6/0, वह परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमारा हर या फिर क्यूब 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्या आपको क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छे, चलिए क्लियर है। तो आज की हम हमारी क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं।